इज कॉल्ड अ बॉडी इन एन इक्विलिब्रियम। और जब भी आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम आए तो आपके दिमाग में शायद ऐसा तराजू आता होगा, अ बैलेंस। जब मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हो, आजकल तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, बट स्टिल इन फ्यू शॉप्स यू विल फाइंड इस टाइप के बैलेंस होते हैं जहाँ पे आप एक वेट रखते हैं एंड वट एवर एप्पल बनाना जो भी आपको लेना है एंड यू कैन ईजिली बैलेंस करके आप ले लेते हो। कहने का मतलब दोनों तरफ का जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी इज़ बैलेंस्ड, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस। या बोलें ये सिस्टम इज़ एन इक्विलिब्रियम, ये बोल सकते हैं ये सिस्टम जो है पूरा टोटल सिस्टम इज़ एन इक्विलिब्रियम। या बहुत बार बोलें कि इस बैलेंस के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इन ऑल द एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, यदि कुछ भी देखो ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, इसलिए ये बिल्कुल ऐसी हिल नहीं रही है ज़रा सी भी। अदरवाइज एक नीचे चली जाती है, एक ऊपर चली जाती, राइट। तो एग्जैक्टली व्हेन अ बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम वी से ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन ऑन एन बॉडी आर बैलेंस्ड, या नेट फोर्स इज जीरो। व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो वी से द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। नहीं समझ में? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक बॉल है मीन्स एक बॉडी है, इस पे फोर्स लगाते हैं हम। ये लेफ़्ट साइड से एक फोर्स लगाया, एक राइट साइड से लगाया, डायरेक्शन क्लियर, एक लेफ़्ट से एक राइट से। ओके, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मतलब इसको नाम दे देते हैं F1, दूसरे को देते हैं F2, और हम बोलते हैं ये दोनों बराबर हैं। दोनों फोर्स तो बराबर हैं पर डी आर वैक्टर्स। यदि ये वेक्टर हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक लेफ़्ट को लग रहा है, एक राइट को लग रहा है। पर यदि मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों बराबर ताकत से इसको बॉल को दबा रहे हैं। दैट मीन्स बॉडी इज़ एन इक्विलिब्रियम। और ये मान के चल रहे हैं कि हमारी बॉडी इतनी मजबूत है कि वो इससे दबेगी नहीं, राइट, इट मेंटेन इट्स शेप। तो उस केस में क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज़ जीरो, दोनों तरफ का फोर्स बराबर है, बैलेंस्ड है इन ऑल एक्सेस। अभी तो हम खाली एक्स एक्सेस की बात कर रहे हैं। या दूसरे तरीके में बोलेंगे ये वेक्टर F1 है, ये वेक्टर F2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दोनों, इसको मैं माइनस को वेक्टर को इधर ले आऊँगा तो आई कैन से वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इज इक्वल टू जीरो। इस केस में वेक्टर क्या है, फोर्स F1 प्लस वेक्टर F2 इज इक्वल टू जीरो, राइट। सम ऑफ वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करो इधर, दूसरा वेक्टर क्या होगा इसके हेड से ड्रॉ करेंगे, इसका टेल यहाँ आ जाएगा इधर, तो नेट आप वहीं पहुँचोगे जहाँ से स्टार्ट किया था, दैट इज़ देयर। ओके, हमने क्या बोला, खाली एक्स एक्सिस में लिया। यदि इसमें दो अलग अलग एंगल में लग रहा होता तो हमको वाई एक्सिस भी लेना पड़ती। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज सेम बॉल है, अब इस पर देखो तीन फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, ये वेक्टर फॉर्म में दिखाया हुआ है। जो इसका जो लेंथ है इट इज़ अ मैग्नीट्यूड, ये बता रहा है ये ज़्यादा फोर्स है, ये कम फोर्स है, एंड ये एक पर्टिकुलर एंगल में है। अब बॉडी यहीं की यहीं पर है, कहीं नहीं जा रही है। दिस इज़ अ बैलेंस्ड बॉडी, मीन्स बॉडी इज़ एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अभी देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है वेक्टर तरीका। वेक्टर तरीका में क्या होता है, मान लो ये F2 है, ये F1 है, तो मैं F2 किया, उसके बाद मैं इसमें F1 ऐड कर लूँ, मैं पैरेलल फोर्स यहाँ लगाऊँ, और फिर क्या करूँगा, रिजल्टेंट निकालना है तो इसको इससे जोड़ देते हैं। तो आई कैन से दिस इज़ F2 प्लस F1, या मैं उल्टा करता है, F1 यहाँ रखता और F2 को उठा के यहाँ लाता तो भी मैं यहीं आता। दैट मीन्स मेरा रिजल्टेंट जो है आई कैन से इट इज़ अ सम ऑफ F2 प्लस F1 या F1 प्लस F2। सो दिस इज़ माई रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का सम। और ये इन दोनों का सम बॉडी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो मीन्स आई कैन से, इस केस में देखो मैं यहाँ पुल कर रहा हूँ, इस केस में भी यहाँ पुल कर रहा हूँ। ऊपर वाले केस में क्या था, पुश कर रहे थे, दबा रहे थे, यहाँ हम खींच रहे हैं। तो मैं इधर से खींचूँ या इधर से खींचूँ, R और F3 यदि बराबर हैं, इफ़ F3 का मैग्नीट्यूड और ये दोनों वेक्टर देखो अपोजिट वेक्टर हैं, वेक्टर फॉर्म में भी ये एग्जैक्टली वेक्टर इधर है, ये इधर है, सेम लाइन में है, तो वेक्टर F3 इज इक्वल टू R, दैट मीन्स द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ तक क्लियर? अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, यदि आपको F1, F2 और F3 की वैल्यू दी हो और इन दोनों के बीच में एंगल वंगल भी दिया हो, तो हाउ टू सॉल्व कि वेदर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, कैसे पता लगेंगे। सो इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। इस बार क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो देखो F2 तो एक्स एक्सिस में, F1 और F3 दे आर मेकिंग सम एंगल। सपोज F1 इज मेकिंग एंगल थीटा एंड F3 इज मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा। अब आपको मालूम है कोई यदि वेक्टर दिया हुआ है और ये थीटा है तो इसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निकाल सकते हैं, ये 2D प्लेन है। ओके, सो F1 का कंपोनेंट क्या होगा एक्स एक्सिस में, F1 cos थीटा, वर्टिकल क्या होगा F1 sin थीटा। एग्जैक्टली F3 का क्या होगा, F3 cos अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा वाई में, क्योंकि ये नीचे है तो नेगेटिव वाई में होगा, F3 sin अल्फ़ा।
इसका मतलब देखो मैंने क्या किया, F1 और F3 के कंपोनेंट्स ले लिए, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो ये आ रहा है, यही होता है, यही सीखा था हमने वेक्टर में। तो हम इन F3 और इनको हटा सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव दिस मच। ये क्या बता रहा है कि हमारा जो F1 था उसके कंपोनेंट ये हैं, F3 के कंपोनेंट ये हैं। तो अब x एक्सिस और y एक्सिस में हमने क्या बोला, ऑल फोर्सेस आर बैलेंस इन एक्सिस, किसी भी एक्सिस में यदि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, या सम ऑफ द वेक्टर इन x एक्सिस और सम ऑफ द वेक्टर इन y एक्सिस इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, देन बॉडी इज बैलेंस और अंडर इक्विलिब्रियम। सो लो x एक्सिस में देखो क्या क्या लग रहा है, राइट इट डाउन। सो रिजल्टेंट फोर्स इन बोथ द डायरेक्शन निकालते हैं। x एक्सिस में क्या है देखो, F1 cos थीटा, ये कंपोनेंट रेड वाला, प्लस F2 तो था ही, तो आई कैन राइट प्लस F2 एक ही डायरेक्शन में। ये F3 cos अल्फ़ा किस में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आई विल राइट माइनस F3 cos अल्फ़ा। तीनों वेक्टर का सम क्या होना चाहिए, नेट इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, जीरो, तो इट इज़ इक्वल टू जीरो। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब वाई डायरेक्शन में देख लो, वाई डायरेक्शन में क्या है, F1 साइन अल्फ़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव पहले इसको लिखेंगे, F1 साइन अल्फ़ा साइन थीटा, और ये माइनस लिखते हैं ना, माइनस F3 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। या हम ऐसे बोलें कि जो हमारा ये जो F1 फोर्स था वो यहाँ पे था F1, उसका ये F1 cos थीटा क्या है, इज़ द x कंपोनेंट ऑफ द F1, तो आई कैन राइट Fx F1 का x कंपोनेंट, F2 का तो F2 ही है, या मैं बोलूँ F2 का ये x कंपोनेंट है, F2 का y कंपोनेंट तो है ही नहीं क्योंकि वो खाली इसी में है, तो आई कैन राइट F2 का x फंक्शन मतलब x कंपोनेंट। सिमिलरली मैं यदि मैं इसको देखूँ F3 cos क्या है, ये F3 cos क्या है, F3 cos अल्फ़ा जो है, F3 जो मेरा ये था वेक्टर फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा था उसी का कंपोनेंट है जो अल्फ़ा एंगल बना रहा था F3 cos, तो आई कैन राइट F3 फोर्स का x कंपोनेंट, ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब तीन वेक्टर हुए, तीनों वेक्टर का यदि मैं सम करूं, इसका इन तीनों का सम करूं, इट शुड बी जीरो, दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग। आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने माइनस लगाया था, हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में तीनों के वेक्टर है, तीनों जो फोर्स लग रहे हैं उनके एक्स कंपोनेंट का सम जीरो। एग्जैक्टली ये क्या है, ये सारे के सारे वाई कंपोनेंट हैं। F1 साइन थीटा मीन्स F1 का एक्स वाई एक्सिस में कंपोनेंट, माइनस F3 मीन्स F3 का साइन वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, दैट इज़ F3y, और F2 का y कंपोनेंट तो है ही नहीं, बट स्टिल आई कैन राइट F2 का y3, लिखना है तो हम लिख दें 2y, जिसकी वैल्यू तो एक्चुअल में जीरो है। तो इन तीनों का सम भी इज इक्वल टू, यदि जीरो होगा तो हम क्या बोले, नेट फॉर जीरो। अब ये तो 2 डायमेंशन हो गया, अब यदि 3 डायमेंशन में दिया हो तो क्या बोलते हैं हम, 3 डायमेंशन के इनके सबके z कंपोनेंट, F1 का z, F2 का z, F3 का z, इन सब का सम जीरो। कहने का मतलब हुआ कि ऑल एक्सेस, x एक्सेस, y एक्सेस या z एक्सेस में यदि कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, उनके x कंपोनेंट का सम, उनके y कंपोनेंट का सम, उनके z कंपोनेंट का सम शुड बी जीरो, एंड इफ़ इट इज़ जीरो वी से अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम और ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड इन ऑल एक्सेस। x एक्सेस वाले अपने आप में बैलेंस्ड हैं, y एक्सेस अपने आप में बैलेंस्ड हैं, z एक्सेस अपने आप में बैलेंस, मतलब राइट साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो लेफ़्ट साइड के बराबर है, y एक्सेस में टॉप का बॉटम के बराबर है, और यदि z एक्सेस होती है इस डायरेक्शन में तो दोनों एक उधर को खींच रहा है तो एक इधर को खींच रहा है, सब बराबर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। यदि लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, तब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो ये एक सीलिंग है, सीलिंग मीन्स छत, एक छत से ना एक रस्सी के थ्रू, एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मास लटका हुआ है। सपोज द मास जो है उसकी वैल्यू है m kg का है। सो अब ये क्या कर रहा है, इस टंगा हुआ है तो क्या इस रस्सी को खींच रहा होगा, और ये खींच क्यों रहा है, क्योंकि मास को कौन खींच रहा है, नीचे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कितने फोर्स से खींचेगी, mg, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg। अब ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब ये मास कहीं नहीं जा रहा, इस ऐसे यदि मास को मैं देखूंगा तो और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, जबकि ये जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, इसको ऊपर खींच रही है, कह सकते हैं। या उल्टा बोलें, ये जो मास है इस लिंक को जो छत से बंधी हुई है उसको नीचे खींच रहा है, या इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं कि ये मास को जो स्ट्रिंग है उसको ऊपर खींच रही है विद अ टेंशन T। जब कोई चीज़ कोई किसी को बोलते हैं ना बहुत टेंशन आ गया, स्ट्रेस में हो, तो स्ट्रेस में हो मीन्स यू आर इन टेंशन, मीन्स आप टेंशन मीन्स इलास्टिसिटी की तरह है ना, वही टेंशन आ गया इस स्ट्रिंग में,
इस रस्सी में टेंशन आ गई, किसकी वजह से? इस मास की वजह से। मास की वजह से क्यों आई? क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे गया। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स होता नहीं, स्पेस में होता, यदि ये होता ही नहीं, तो इस स्ट्रिंग के अंदर कोई टेंशन होती? नहीं होती। अब ये क्या है? इक्विलिब्रियम है। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक सीलिंग है, रोप है, मास है। और ये मास कहाँ पे है? एक ऐसे प्लैनेट पे है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स g है, राइट। तो टोटल फोर्स कितना होगा? mg। ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मीन्स T इज इक्वल टू mg, ये बोल सकते हैं। या इन दोनों का सम किस डायरेक्शन में? किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ये वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाना चाहिए, तो वी कैन से T इज इक्वल टू mg। बोथ द फोर्सेज आर बैलेंस्ड। या T माइनस एक ऊपर को यदि पॉजिटिव लूँगा तो नीचे को लूँगा, T माइनस mg इज इक्वल टू 0। वैक्टर सम में लूँ, कह सकते हैं पहला चीज़। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत हैं आपके पास। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि मास m मास ही है, बट ये पुली फॉर्म में है। पुली मतलब जिसमें वायर रोप जाती है, रस्सी जाती है ना। आप बहुत बार कुएं से पानी निकालते हो तो उसमें लगी रहती हैं, क्रेन्स में लगी रहती हैं। तो देखो, यदि ऐसा केस है, इफ़ इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड है, तो नीचे टेंशन कितनी आएगी? मास ग्रेविटी की वजह से mg लगेगा फोर्स, तो इन दोनों में क्या लगेगा? इसकी जगह इसकी वजह से लगेगा टेंशन, एक में T1 एक में T2। ये नीचे हुई भाई, इस पुली को यही चीज़ें खींच रही हैं ऊपर, यही खींच रहे हैं ना ऊपर। या उल्टा बोला है, या मास जो है उल्टा टेंशन T1 T2 नीचे की तरफ बोलो, ऐसे समझ लो। क्योंकि अभी हम मास के रेफरेंस में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बॉडी मास है, तो हम कह रहे हैं मास इज़ बैलेंस्ड, ना ये पुली ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? T1 और T2 का जो सम होगा इज इक्वल टू mg। ये बोल सकते हैं, ये जो ऊपर जितना खींच रहा है उतना ही नीचे खींचा है, इसलिए ये इसी अपनी पोजीशन मेंटेन्ड है। और ऐसे केस के अंदर आपको एक चीज़ और दी हुई, बोलेगा ना जो पुली है उसके चारों तरफ जो वायर रोप जा रही है उसमें ना फ्रिक्शनल फोर्स लिटरली 0 है, या कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, टेंशन का कोई लॉस नहीं हो रहा। एज अ रिजल्ट जितनी टेंशन इस साइड लेफ्ट साइड, उतनी टेंशन राइट साइड होगी, बराबर बराबर फोर्स लगा। तो वी कैन से T1 इज इक्वल टू T2 इस टाइप की सिचुएशन में। यदि T1 T2 के बराबर है तो हम फॉर्मूला क्या बोलेंगे? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। इन दोनों का सम जो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में, नीचे वर्टिकल नीचे में होगा। सो वी कैन से T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। T1 T2 बराबर है तो वी कैन से 2T इज इक्वल टू mg। और यदि T निकालना है, T कितना होगा? mg/2। दैट मीन्स इस साइड और इस साइड कितना फोर्स लग रहा है? जो टोटल फोर्स को आधा आधा डिवाइड कर दिया, बराबर बराबर हो गया, दोनों तरफ टेंशन बराबर आ गई। सेम चीज़ ना आपने बहुत बार क्रेन देखी होंगी, क्रेन में ऐसा हुक लटका रहता है, उसमें बहुत सारी वायर रोप आ रही थी। ये स्ट्रिंग मतलब वायर रोप्स बोलते हैं इनको। तो यू कैन काउंट, यहाँ पे कितनी? 2 ही थी। ये हम साइड से देख रहे हैं, इसकी साइड भी यहाँ से देख रहे हैं। तो देखो 1 2 3 1 2 3, दैट मीन्स 6 हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 3 हैं, राइट हैंड साइड में 3 हैं। यहाँ तो क्या थी? ये सिर्फ 2 ही थी। तो मास क्या हुआ? तो टोटल फोर्स, यदि इसमें हुक में यदि यहाँ पे हम कोई वजन टांगे जिसका mg है, तो कितने डिवाइड हो जाएगा? बराबर बराबर 6 हैं तो बाई 6 हो जाएगा। तो हर एक में कितना टेंशन आ रहेगी? मास डिवाइड बाई 6। दैट मीन्स क्यों इतनी सारी हम स्लिंग्स लगाते हैं हुक में? इसलिए लगाते हैं कि जो टोटल फोर्स ऑन एन स्ट्रिंग या टेंशन इन अ स्ट्रिंग, वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। कितना? यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाती है। 6 तो 6 में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या वो टूटेंगी नहीं, अदरवाइज प्रॉबिलिटी होती टूट भी जाती। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो पहले एग्जांपल है, इसके अंदर मान लो मैं ना यहाँ से इसको एक रस्सी बांध के इसको इधर फोर्स खींचूँ विद अ फोर्स F, ठीक है? तो क्या होगा? ये चीज़ इधर खिंचकेगी, मास तो क्योंकि ग्रेविटी में है तो ये साथ साथ चलेगा, बट ये चीज़ ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो, अब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन अभी भी बैलेंस्ड है, बट इस केस में एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो इसलिए इस डायरेक्शन में ऐसे बैलेंस रहेगा। तो अब देखो टेंशन लिखेंगे, ये mg है तो मास की वजह से यहाँ इतने पार्ट में T1 टेंशन होगी, ऊपर वाले में क्या होगी? लेट्स से इट इज़ T2। ये हमको मालूम है फोर्स, या तो F1 F2 भी बोल सकते हैं, पर हम नॉर्मली जब रस्सी लेते हैं ना उसमें बोलते हैं टेंशन, हम फोर्स नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन, इसलिए T1 T2 लिखते हैं। ठीक, F1 F2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि ये हम टेंशन की बात कर रहे हैं, राइट? ओके, अब इस टाइप की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले खाली नीचे वाले को देखेंगे, फिर बाद में ऊपर वाले को देखेंगे। तो पहले ऊपर वाले को ढक देते हैं। अब यदि मैं नीचे वाले पार्ट को देखूं, खाली दोबारा देखो, हम ये ऊपर वाले को नहीं देख रहे, हम इस पॉइंट से इसको छोड़ देते हैं, हम ये नीचे वाले हिस्से को देखते हैं, सो दैट T1 और mg के बीच में एक रिलेशन निकाल सकें, राइट? तो देखो ये मास यहाँ पे है, बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद टाइम। दैट मीन्स वी कैन से ये यही वाला केस हो गया सेम, T इज इक्वल टू mg। इस केस में क्या T1 है तो वी कैन से T1 इज इक्वल टू mg।
तो T1 मालूम चल गया। अब नीचे वाले केस को भूल जाओ, अब खाली जो है ऊपर वाले केस की बात करो, नीचे वाले को भूल जाओ। और ना ये इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्स लाइन खींच लो, एक एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस को, या ऐसे बोलूँ एक हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रही है, एक वर्टिकल को, राइट। अब नीचे वाले को भूल जाते हैं। यदि नीचे वाले को भूल जाते हैं तो देखो ये टेंशन T1 रस्सी में टेंशन है ना, जितनी टेंशन ऊपर को है उतनी ताकत से तो नीचे खींचोगे, तो आई कैन ड्रॉ इट दिस वे। मीन्स मैं अब यदि इसको ऐसे देखूंगा तो क्या हुआ, इस पॉइंट पर, इस अब रस्सी इस पॉइंट पर F फोर्स, T1 और T2 इतने तीन फोर्सेस में बैलेंस्ड है। दैट मीन्स मैं क्या करूँ, हम बोलते हैं बॉडीज इन इक्विलिब्रियम में, तो हमने क्या बोला था, एक्स एक्सिस ऑल एक्सिस में सारे फोर्स बराबर हो। तो क्या करेंगे, हमको ये एंगल मालूम हो, यदि एंगल हम बोलते हैं सपोज थीटा एंगल है, थीटा एंगल मीन्स ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग या रोप इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। यदि आपको ये थीटा है तो आप इसका कंपोनेंट निकाल सकते हो, क्या होगा T2 कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होगा T2 साइन थीटा। अब देखो T2 को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब नाउ वट एवर फोर्सेज वी हैव आइदर इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सब फोर्स बैलेंस होंगे, मीन्स ये फोर्स इसके बराबर होगा, ये फोर्स इसके बराबर होगा। तो यू कैन राइट T1 इज इक्वल टू T2 कॉस थीटा, तो वी कैन राइट T1 इज इक्वल टू T2 कॉस थीटा, और F इज इक्वल टू दिस, राइट साइड में जितना खींच रहा हूँ उतना ही लेफ्ट साइड में खींच रहे हैं, तो दोनों बराबर, तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू T2 साइन थीटा। अब आपको ये सब मालूम चल गया, M की वैल्यू जी है, दैट मीन्स T1 मालूम है। यदि T1 मालूम है तो आप T2 निकाल सकते हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपको दी होगी उस क्वेश्चन के अंदर। T2 मिल गया, यदि T2 मिल गया तो आप देखो थीटा मालूम है, T2 मालूम है, तो फोर्स, तो आपको कितना फोर्स यहाँ लगाओगे और कितना एंगल जनरेट होगा निकाल सकते हो, है ना, सिंपल क्वेश्चन।